वेलकम टू द सेवंथ पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के उच्चतम न्यायालय के भाग 7 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम। जो जुडिशरी है उसका इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट होना क्यों आवश्यक है उसको हम समझेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या प्रोविजंस प्रोवाइड किए हैं ताकि जुडिशरी को हम इंडिपेंडेंट रख सके, सो दैट जो जुडिशरी है वो सही मायने में अपना काम जो है वो बिना किसी के प्रेशर में आए हुए करे और सही जजमेंट जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ वो पास करे। We all know that Supreme Court of India is the guardian, protector and interpreter of the constitution, so it becomes very important to have an independent judiciary. तो वो उस इंडिपेंडेंस को किस तरीके से इंश्योर किया गया है उसे हम समझना शुरू करेंगे इस वीडियो। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें अपने जजेस को कि हमारे जो जजेस हैं वो बिना किसी के प्रेशर में आए, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के अकॉर्डिंग टू लॉ जो जजमेंट बनता है वो सही जजमेंट जो है वो प्रोवाइड करे। ठीक है, तो अगर हम एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाने में सक्सेसफुल रह पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी को मेंटेन किया हुआ, या फिर हमारा जो जुडिशरी है, जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के इन्फ्लुएंस से जब हम जुडिशरी को बाहर रख पाते हैं तो उसे हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहते हैं। वी ऑल नो कि हमारे देश के अंदर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है वो ओवरलैप करता है, एंड जो पावरफुल लोग हैं, जो पावरफुल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, वो प्रेशर न क्रिएट करे जजेस के ऊपर या फिर जुडिशियल सिस्टम के ऊपर। इसीलिए कुछ प्रोविजन जो है प्रोवाइड किए गए हैं भारतीय संविधान में, सो दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको इंश्योर किया जा सके। अब इसके रिस्पेक्ट में हमारे संविधान में कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल वे में फंक्शन करे। उसमें से पहला पॉइंट हम देखेंगे वो है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। एक्चुअली वो जो नाम है वो कोलेजियम के द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है, एंड कोलेजियम का जो डिसीजन है दैट इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं कोलेजियम के पास उस नाम को, बट कोलेजियम ने अगर सेम नेम वापस से रिकमेंड किया देन इट बिकम्स बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसी पर्टिकुलर पर्सन को जज जो है बनाना है या फिर ट्रांसफर जो है वो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनका इन्फ्लुएंस जो है वो न दिखे इन केस ऑफ ट्रांसफर और इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, एंड जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी का उसको हम सही तरीके से प्रिजर्व करके रख सके। बिकॉज हम 1973 का केस देखे, केशवानंद भारती केस का जो जजमेंट आया था उसके बाद जो रूलिंग गवर्नमेंट थी वो खुश नहीं थी, एंड उस केस के जजमेंट के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो रिटायर हुए, तो नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस बनना था जिनको जो सीनियरिटी में सबसे आगे थे उनको ओवरलुक किया गया। नॉट ओनली उनको ओवरलुक किया गया, ऊपर के जो टॉप सीनियर मोस्ट 3 जजेस थे उनको ओवरलुक करते हुए जो सीनियरिटी में 4th थे एएन रे, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो ये जो है वापस से भारत के इतिहास में ना हो उसके लिए ही कुछ प्रोविजंस जो है वो बाद में उभर के आए थे। बेसिकली 1993 का अगर हम देखें जजेस केस तो वहाँ पे कोलेजियम सिस्टम का एग्जिस्टेंस जो है वो आया था, जिसके अंदर बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जो 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के वो आपस में मिलकर डिस्कस करेंगे एंड नाम रिकमेंड करेंगे। फिर 1998 के अंदर हम देखें तो ये जो कोलेजियम सिस्टम था इसको एक्सपेंड किया गया, एंड आज के टाइम पे ये कोलेजियम ही काम कर रहा है जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं एंड 4 सीनियर मोस्ट अदर जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो रहते हैं। वो मिल के ही किसी नाम को रिकमेंड करते हैं, एंड वो जो नाम रिकमेंड करते हैं वो बाइंडिंग हो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। तो जो एग्जीक्यूटिव है उसका इन्फ्लुएंस ना दिखे या फिर वो इंटरफेयर ना करे जुडिशरी के फंक्शनिंग में, उसको इंश्योर करने की कोशिश जो है वो की गई है।
देन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की अगर हम बात करें तो जो जजेज होते हैं दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और दे डू नॉट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी जो जजेज हैं उनको प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। उनका रिमूवल जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ही होगा, बट उसके लिए एक काफ़ी टफ प्रोसीजर जो है वो रखा गया है। जो जजेज होते हैं उनको अगर रिमूव करना होता है तो उसके लिए बाकायदा एक रेजुलेशन जो है पार्लियामेंट में लाया जाता है एंड उस रेजुलेशन को अगर एक्सेप्ट किया गया हाउस के अंदर तो फिर एक कमेटी बैठाई जाएगी। वो कमेटी जो है वो चेक करेगी कि जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही है कि गलत है। अगर वो कमेटी ये कहती है कि हाँ जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही है, तब उस जज के कंडक्ट के ऊपर डिस्कशन जो है पार्लियामेंट में शुरू होता है। उससे पहले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनको अलाउड नहीं है कि जजेस के कंडक्ट को वो डिस्कस कर सके। ठीक है, तो जब डिस्कशन होता है उसके बाद फिर फाइनली वोटिंग होती है और वोटिंग के अंदर 2/3 मेजोरिटी अगर मिल जाती है दोनों सदनों, यानी स्पेशल मेजोरिटी अगर दोनों हाउसेस में मिल जाती है तो ही किसी पर्टिकुलर जज को रिमूव किया जा सकता है उसके पोस्ट से, अदरवाइज उसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एंड स्पेशल मेजोरिटी जब मिल जाती है तो प्रेसिडेंट जो है वो फाइनली रिमूवल का लेटर जो है वो साइन करते हैं एंड उस पर्टिकुलर जज को रिमूव किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जजेस जो है वो किसी के प्रेशर में आके या किसी के डर की वजह से अपना जजमेंट न बदलें, वो सही रास्ते से डिविएट न हो, इसीलिए उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है कि हाँ अगर आप एक बार जज बन जाते हो तो आपको वो पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा कि आप किसी के प्रेशर में ना आओ या फिर आपके ऊपर कोई प्रेशर ना क्रिएट करे ताकि जजमेंट जो है वो आप चेंज करो। ठीक है, तो इस तरीके से जो जजेस होते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है भारतीय संविधान के द्वारा, ताकि वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के अपना डिसीजन जो है वो दे पाए। ऐसा ना हो कि उनके मन में ये डर बैठा रहे कि अरे मैं तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही, रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या किसी पर्टिकुलर बड़े पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में जजमेंट दे रहा हूँ तो ये कहीं मुझे मेरे पोस्ट से रिमूव ना करवा दें। तो वो चीज़ें जो है वो ना हो, वो जो माइंड सेट है वो क्रिएट ना हो एंड जजेस जो हैं वो सेफ फील करें वाइल दे आर पासिंग द जजमेंट, उसके लिए ही सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। देन फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस के अंदर क्या है कि उनकी सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव, पेंशंस ये जो हैं ये चेंज नहीं किए जा सकते। एक बार किसी ने पोस्ट होल्ड कर लिया तो उस समय उनकी जो सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर चीज़ें हैं वो उतनी ही रहेंगी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये भी किस लिए रखा गया, ये भी इसलिए रखा गया है कि कोई भी जो जज है वो डरे ना कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में जजमेंट पास किया या फिर रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मैंने जजमेंट पास कर दिया तो ये जो है मेरी सैलरी, अलाउंसेस या फिर पेंशन ये सब जो है रिड्यूस कर देंगे। तो वो डर ना रहे जजेस के मन में, इसीलिए फिक्स सर्विस कंडीशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है। हाँ, ये जो सर्विस कंडीशंस है ये सिर्फ एक कंडीशन में कम किए जा सकते हैं और वो है जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जाती। देन एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं कोर्ट्स के ऊपर, जो भी सैलरीज है, अलाउंसेस है, पेंशन है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। सो दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट फॉर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसके अंदर लेजिस्लेचर का हम ये रोल नहीं देखते हैं कि वो जब चाहे तब इन चीज़ों को चेंज कर दे। ठीक है, तो ये भी किस लिए किया गया है ताकि जो जजेस हैं वो फ्रीली जजमेंट जो है वो पास करे। देन कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस इन पार्लियामेंट। जो जजेस होते हैं उन्होंने जो जजमेंट दिया है उस चीज़ को पार्लियामेंट में ऐसे ही डिस्कस नहीं किया जा सकता है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उसके लिए बाकायदा रेजुलेशन लाया जाएगा, कमेटी बिठाई जाएगी, कमेटी ने अगर उनको गिल्टी पाया है तो ही पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको अथॉरिटी मिलती है कि वो डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनको इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की गई है, उनको लेजिस्लेचर के इन्फ्लुएंस से बाहर रखने की कोशिश की गई है। देन नेक्स्ट अगर हम चीज़ देखें तो वो आ जाता है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद जो जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ क्यों रखी गई है, ये चीज़ इसलिए रखी गई है कि ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो कोई जजमेंट अभी के टाइम पे इसलिए पास कर रहा है या इस तरीके से पास कर रहा है कि आगे फ्यूचर में वो कुछ बेनिफिट लेना चाहता है किसी से,
किसी पॉलिटिकल लीडर से या किसी और एंटिटी से, तो वो चीज़ें ना हो, इसीलिए जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है। हाँ, उनको हम और दूसरे डिपार्टमेंट में यूज़ कर लेते हैं, यानी उनके एक्सपीरियंस को हम दूसरे जगहों पे यूज़ करते हैं, बट उनको प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है। देन पावर टू पनिश फॉर इट्स कॉन्टेम्प्ट। अगर हम देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो सिविल एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट दोनों लगा सकती है। तो सिविल कॉन्टेम्प्ट क्या होता है, तो मान लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने कोई जजमेंट पास किया, उसने कोई ऑर्डर पास किया, कोई डायरेक्शन दिया, एंड कोई जानबूझ के उस चीज़ को वायलेट कर रहा है, उस चीज़ को फॉलो करने से मना कर रहा है, तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो पनिश कर सकती है। तो उस टाइप का जो पनिशमेंट होता है उसे हम सिविल सो क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, तो जब भी आप कुछ पब्लिश करते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट की जो मर्यादा है वो भंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का प्रेस्टीज जो है वो नीचा हो रहा है, तो उस केस में क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है वो लगाया जाता है। रिसेंट में हमने देखा भी कि प्रशांत भूषण जी जो हैं उनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस जो है चला, एंड उसके बाद फिर जजमेंट जो है वो दिया गया। देन जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है उसे कम नहीं किया जा सकता है, उसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, उसे कटल नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को बढ़ा सकती है, ठीक है, बढ़ा सकती है, बट उसे घटा नहीं सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। तो ये भी क्यों प्रोवाइड किया गया है, ये भी इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि जो कोर्ट्स हैं वो सही तरीके से जजमेंट जो है वो दे पाएं। देन फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने स्टाफ को अपॉइंट करने के लिए फ्री है, ठीक है। यहाँ पे स्टाफ के अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है, जजेस के अपॉइंटमेंट की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो प्रशांत भूषण जी के ऊपर जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चला, एंड फिर उन्हें गिल्टी पाया गया और उनके ऊपर बोला गया 1 रुपये का फाइन लगाने को, या फिर उनको बोला गया कि अगर आप 1 रुपये का फाइन नहीं भरते हैं तो आपको 3 साल जो है प्रैक्टिस करने से रोका जाएगा, या फिर 3 महीने आपको जेल में काटने होंगे। तो प्रशांत भूषण जी ने 1 रुपये जो है फाइन भरा, एंड उसके बाद फिर हमारे देश में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की गई है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू चेक कि जुडिशरी को जब हम इंडिपेंडेंट रख रहे हैं तो क्या वो सही तरीके से उन चीज़ों को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर उसका वो ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है। क्योंकि हम जब भी आंसर लिखेंगे, जब भी हमसे कोई सवाल पूछा जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक्सट्रीम में चले जाएं, हम किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दें, या फिर हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा ही हम अप्रिशिएट कर दें। ऑलवेज रिमेंबर टू ब्रिंग बैलेंस इन योर आंसर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने किताबों के अंदर जो चीज़ें पढ़ ली उन्हीं चीज़ों को आप रिफ्लेक्ट करें, नहीं, आपने जो समझा आपके हिसाब से जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यू हैव टू मेंशन ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, और चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूँगा दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क